हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन प्रीलिम्स करंट अफेयर्स है जो 70वीं जो बीपीएससी आने वाला है फ्रेंड्स, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है उसके लिए है और ये अंक 6 है। ठीक है। और इसके पहले हमने करंट अफेयर एडुटेरिया का करंट अफेयर हमारा चल रहा है फ्रेंड्स, जो करंट कॉन्सेप्ट करके आ रहा है, जो पेपर का निचोड़ है। और उसके बाद भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल विविध भी आते हैं उसमें। और उसके साथ साथ खान सर का भी करंट अफेयर दिख रहे हैं और एक परफेक्शन आईएएस का भी देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी प्री में 25 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है और ये काफ़ी डिटेल्स में अब रहता है फ्रेंड्स। जो 67 और 68 अगर 68 और 69 अगर बीपीएससी दिए होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो भी करंट पूछता है बहुत डिटेल्स में अब पूछने लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ एडुटेरिया का एनसीईआरटी बेस पे आधार टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और जुनून टेस्ट सीरीज जो चल रहा है कंटिन्यू में, जिसमें 7 वीडियो हो चुके हैं, तो जाकर को आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और साथ ही साथ हमारे चल रहा है घटना चक्र जो मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बिहार स्पेशल में एडुटेरिया का ही बिहार स्पेशल में तथ्य संग्रह आ रहा है फ्रेंड्स, जो जिसमें 2 वीडियो में अपलोड कर दी हूँ, तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो, जिसमें बिहार समसामयिक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पुस्तक और लेखक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण, ये सारे यहाँ पे विषय दिया हुआ है जो इसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिहार समसामयिकी से देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां संस्करण जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन कहाँ हुआ है तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ है। बिहार संग्रहालय और कला एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय के तत्वाधान में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन पटना में किया, पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में सेवा क्षेत्र में कार्यरत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो बिहार में सेवा क्षेत्र में कार्यरत की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। 2019 में बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या 1,39,815 थी, जो 2024 में 1,67,469 हो गई है। और इस तरह औसत वृद्धि कितनी हुई है फ्रेंड्स, तो औसत वृद्धि 19.8% की वृद्धि हुई है। और झारखंड में प्रतिशत वृद्धि 19.38 तक बढ़ी है, जिससे यह राज्य दूसरा सबसे अधिक सेवा मतदाताओं वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है देश में सेवा मतदाताओं की संख्या औसत कितना है, तो देश में कितना है फ्रेंड्स, तो ये 14.7% है, वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है टर्लिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SJVN सतलुज जल विद्युत निगम ने IIT पटना से समझौता किया है। तो इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य SJVN की सुरंग परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए IIT पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। नेक्स्ट है SJVN और IIT पटना ओवरवर्ड्स और विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के बेहतर मूल्यांकन और डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है NTPC ने 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। राज्य के स्वामित्व वाला बिजली कंपनी NTPC ने 220 मेगावाट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। NTPC 75,418 मेगावाट JV सहित की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता है। 1975 में स्थापित NTPC का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट कंपनी बनाने का है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना
तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर जिले में एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC आयोजित की गई है। वाटर वर्ड जनगणना से प्रजातियों में वृद्धि का पता चलता है। जनगणना में 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की है, जिससे उनकी आबादी में 10 to 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। AWC एशियाई क्षेत्र में वाटर वर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, बिहार में जलवायु अनुकूलन कृषि परियोजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। परियोजना मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करते हुए फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विभागों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए नई प्रणाली वामिस। तो वामिस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए 9 विभागों में लागू किया जाएगा। क्या है वामिस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वामिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वामिस क्या है, तो वामिस एक सॉफ्टवेयर है जिससे प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियां, ई माप बुक, बिलिंग, सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं के संग्रह के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को भी शामिल किया गया है। यह नई सूचना प्रणाली व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को पूरक होगी, साथ ही परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी में भी सहायक होगी। नेक्स्ट है, टेली घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। बिहार का दूरसंचार घनत्व कितना है फ्रेंड्स, तो ये 56.6% है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसमें डेटा पुट कर सकते हैं। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेली घनत्व का राष्ट्रीय औसत कितना है। तो टेली घनत्व का राष्ट्रीय औसत 85.38%, जबकि बिहार में कितना था फ्रेंड, तो 56.6% है, तो काफ़ी कम है। दिल्ली का टेली घनत्व केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा टेली घनत्व कहाँ है फ्रेंड्स, तो केरल में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद दिल्ली में है। अभी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो शरद सागर 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड नामित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिहार का है। तो शरद सागर बिहार के हैं, जो 2024 के यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड द्वारा नामित किया गया है। यही है शरद फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। शरद सागर विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 1 मार्क्स दिलवा सकते हैं। शरद को यह सम्मान सामाजिक उद्यम क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 में सागर को हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के प्रतिष्ठित दावोस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शरद सागर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये शरद सागर बिहार से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार के प्रथम है और भारत के सबसे यंग हैं। तो कहाँ है, तो सिवान जिले के जीरादेई में जन्म सागर केवल 16 वर्ष के थे। तब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। डेक्सटेरिटी ग्लोबल का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना बिहार में है। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा
युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। और 2021 में सागर इतिहास में हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, जो बिहार का एग्जाम होगा। और अब हम राष्ट्रीय देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है भारत में STEM में महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व हुआ है। तो ये क्या है? तो एक नए अध्ययन के अनुसार STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में भारतीय शिक्षा जगत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यद्यपि भारत दुनिया में महिला STEM स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत 40% तैयार करता है, तथापि देश में STEM नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम कितनी है? तो 14% है फ्रेंड्स। ठीक है। और STEM कार्यबल से महिलाओं को धीरे धीरे बाहर होने का लीकी पाइपलाइन कहा जाता है। ये फ्रेंड्स जो महिला सशक्तिकरण जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें भी इसे जो नेगेटिव चुनौतियां में या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है ना, तो ये चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है। तो लीकी पाइपलाइन क्या होता है? तो लीकी पाइपलाइन के प्रमुख कारणों में विवाह, प्रसव, पारिवारिक समर्थन की कमी, लिंग अंधता, संस्थागत संरचना आदि शामिल है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये आप नेगेटिव में डाल सकते हैं। चुनौतियों में भी कर सकते हैं कि ऐसी है और इसमें और सुधार किया जा सकता है। ऐसे करके आप में इसमें मार्क्स लिख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट देके। नेक्स्ट है पहली बार घर पर मतदान की सुविधा। तो चुनाव आयोग द्वारा पहली बार 2024 के आम चुनाव में घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ये पहली बार हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग EC का यह कदम उनकी आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? तो कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के तहत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टुकड़ी की भागीदारी के साथ घर से मतदान होता है और मतदान की गोपनीयता को भी बनाए रखा जाता है। होम वोटिंग सुविधा के लाभार्थी कौन कौन है? तो 60% जो विकलांगता वाले व्यक्ति हैं और 85 वर्ष से अधिक, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स क्योंकि टेस्ट में आ चुके हैं। तो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट है मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में 5 देशों को भारत की मदद। तो भारत 5 देश जैसे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस जो भारत के नियर बाई देश हैं को मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। इससे इन देशों के चरम मौसम की घटनाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए EWS विकसित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है भारत के यह प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल का हिस्सा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है EWS खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान आदि और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो व्यक्तियों सरकारों को आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना भी हुई थी। ये काफ़ी चर्चा में रहा था फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद से संबंधित कंपनियों के विज्ञापनों में भ्रामक दावों के मामले की सुनवाई कर रहा है। इसमें क्या हुआ था? तो ये देखिए पतंजलि का यहाँ पे है। और भ्रामक विज्ञापन, ड्रग्स और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत निषेध है। अधिनियम की धारा 4 उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है जो दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणा देती है। धारा 5 उपचारों के लिए जादुई उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाती है। जादुई उपचारों को किसी भी जादू, ताबीज, मंत्र, कवच आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निदान, इलाज, समन आदि के लिए चमत्कारी शक्तियों को होने का आरोप लगाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकादमी ने शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित किया है। और यह त्यौहार क्या है? तो यह त्यौहार देश भर में 7 अलग अलग शक्तिपीठों पवित्र स्थलों में मनाया जाता है। शक्तिपीठों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स हमारे देश में? तो ये 51 है।
नेक्स्ट है कार्यक्रम स्थल कहाँ है, तो शुरुआत देख लेते हैं और लास्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो शक्ति उत्सव का उद्घाटन, ये उत्सव ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे शक्तिपीठ ये दिया गया है। यहाँ पे उद्घाटन के बाद निम्नलिखित 7 शक्तिपीठों में महोत्सव का आयोजन किया गया है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में पहली बार, महालक्ष्मी मतलब फर्स्ट बार, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा में, अंबाजी मंदिर बनासकांठा गुजरात में, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में, शक्तिपीठ मां हरि सिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। महोत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शक्तिपीठ मां हरि सिद्धि मंदिर में संपन्न हुआ। तो स्टार्ट कहाँ हुआ था, कामाख्या मंदिर से, और लास्ट हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन के मां हरि सिद्धि मंदिर में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन के लिए एक नए संस्करण का अनावरण किया है। GEM का उद्देश्य लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना और अवसरों का पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को खत्म करना है। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली GEM, कहाँ से कब से शुरू होगा, तो अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली GEM का नया संस्करण बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों में 42 चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग 3,000 मेधावी बच्चों को जोड़ेगा। GEM को 2018 में केवल 3 स्थानों और 352 प्रतिभागियों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण कंपनी और बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। स्थापना कब हुई है, तो 1975 में। मुख्यालय कहाँ है तो एनटीपीसी का, तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव घोषणा के सुविधा और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सुविधा पोर्टल की सक्रियता बढ़ी है। तो सुविधा पोर्टल किसने चालू किया है फ्रेंड्स, तो सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम है और ये भारत निर्वाचन आयोग मतलब EC ने शुरू किया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 60% को स्वीकृति मिली है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसके द्वारा, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है इसने चुनावी अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। यह रैलियों, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट, अस्थायी पार्टी कार्यालयों आदि के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। यह पोर्टल चुनावी खर्चों की जांच करने में मदद कर सकता है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और निष्पक्षता में योगदान मिल सकता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के दायरे में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गुजरात और राजस्थान में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों ग्रेट इंडियन बर्ड्स और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए आई है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास क्या क्या हैं, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बीफल डोप परीक्षण वाडा। तो वाडा के बारे में देख लेंगे, इसमें आया था, बहुत न्यूज में था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2000 या उससे अधिक परीक्षणों वाले देशों की तुलना में भारत में असफल डोपिंग परीक्षण का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज की गई है। डोपिंग प्रतियोगिता के दौरान एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन पदार्थों का या शारीरिक मध्यस्थों का उपयोग जो आमतौर पर शरीर में मौजूद नहीं होते हैं, उसके लिए होता है। प्रयुक्त तरीके क्या है, तो रक्त और रक्त घटकों को हेरफेर, रासायनिक और शारीरिक हेरफेर, जीन डोपिंग इत्यादि है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, समन्वय और निगरानी करती है। नेक्स्ट समुद्री संरक्षण पहल के तहत मुंबई में 210 कृत्रिम चट्टानों की स्थापना हुई है। तो कृत्रिम चट्टानों इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है जिसका उपयोग कृत्रिम आवासों के पुनर्वास या सुधार के लिए किया जाता है। उन्हें यह निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र तल पर रखा जाता है और यह एक आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह देश की दूसरी कृत्रिम चट्टान है, जबकि पहली कृत्रिम चट्टान पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहला पांडिचेरी में था और अब महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है। ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि हिस्ट्री में जो न्यू क्वेश्चन आते हैं वो जरूर पूछते हैं। तो 5200 मतलब 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। तो देख लीजिए, यहाँ पे फोटो भी डाला हुआ है। नेक्स्ट है पुरातत्व उत्खनन से कच्छ, गुजरात में, कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय किसने खोजा फ्रेंड्स, तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात की पड़तावेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये भी पूछ सकते हैं कि पड़तावेट कहाँ है, तो ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, जहाँ पे 5200 पहले हड़प्पा सभ्यता का जो खोजा गया बस्ती खोजी गई है। तो ध्यान रखेंगे। उत्खनन का नेतृत्व सहायक प्रोफेसर अभय जी.एस, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर अभय जी.एस और राजेश एस.वी ने किया है। ठीक है। इस अभियान ने इस क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन पे प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए हैं। उत्खनन से लगभग कितना है, तो 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के हड़प्पा बस्ती के साक्ष्य मिल गए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय ने हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क्स अधिनियम TMA 1999 के संदर्भ में खाद्य पदार्थों, रेस्तरां और भोजनालयों के संबंध में हल्दीराम के साथ ब्रांड के लाल अंडाकार आकार के निशान को प्रसिद्ध चिन्ह घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है TMA सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क को एक ऐसे चिन्ह के रूप में परिभाषित करता है जो जनता के एक बड़े वर्ग के लिए ऐसा बन गया है, जो ऐसे सामान का उपयोग करता है या ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है कि ऐसे चिन्ह का उपयोग एक कनेक्शन को इंगित करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिया है। भारत चीन बॉर्डर की कहानी ये है, तो देख लीजिएगा। ये पहले हम लोग मैप अच्छे से देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये चीन के साथ ये मैप साझा करता है। ठीक है, और इसके मैक मोहन लाइन भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और वेस्टर्न सेक्टर जहाँ पे है मैक मोहन लाइन इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। और सिक्किम से चीन का टच होता है, ईस्टर्न सेक्टर इसको बोलते हैं, और सेंट्रल सेक्टर इसे बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर ये है। ठीक है।
और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और ये चीन, ये है LAC है फ्रेंड्स, यहाँ पे LAC है। और चीन ने 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। तो ये हमारा LAC हमारा भारत का जगह ले चुका है वो। और क्या है, तो 4056 किलोमीटर को लंबाई है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण तिब्बत है। चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है और इस पर कोई पारस्परिक सहमति नहीं है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे 2000 किलोमीटर ही मानता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में LAC 1914 के शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के बीच के दौरान मैकमोहन रेखा के साथ खींची गई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैकमोहन कब हुआ था, तो शिमला कन्वेंशन, और ये कब हुआ था, तो LAC 1914 में, और मैकमोहन रेखा चीन के साथ होते हैं। 1949 में जब कम्युनिस्टों ने चीन में सत्ता संभाली तो इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को हाथ खींच लिया था। वर्तमान में भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पे चीन का कब्जा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है CGSH लाभार्थी ID के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA ID से जोड़ा जाएगा। तो स्वास्थ्य, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख रहे थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अप्रैल से CGHS लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA ID से जोड़ने का अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य CGHS लाभार्थी की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करना है। ABHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता संख्या है। यह ID आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक भारतीय भागीदारी के रूप में पहचानती है, जिसे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने मिथक बनाम वास्तविक रजिस्टर लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसारण से निपटने के लिए मिथक बनाम वास्तविक रजिस्टर लॉन्च किया है। यह एक क्लिक पर आसान प्रारूप में विश्वसनीय और प्रामाणिक चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को स्थापित करने, गलत सूचना के प्रसारण को रोकने, मिथकों को दूर करने और आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह रजिस्टर पहले ही सार्वजनिक कर चुकी चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले संभावित मिथक उपलब्ध कराता है। रजिस्टर का नियमित आधार पर अद्यतन किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने FCRA पंजीकरण NGO की वैधता 30 जून तक बढ़ाई है। तो गृह मंत्रालय MHA ने NGO की विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। सभी FCRA पंजीकृत NGO की वैधता बढ़ा दी गई है, जिसके नवीकरणीय आवेदन अभी भी विचाराधीन है और जिनकी वैधता 30 जून से पहले समाप्त हो रही है। जो गैर सरकारी संगठन विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध है और नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके अनुसार चुनाव के लिए उम्मीदवार समाचार पत्र के संपादन या प्रकाशन, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों आदि को विदेशी दान प्राप्त से प्रतिबंध किया जाएगा।
नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार 44% मौजूद सांसदों पर आपराधिक आरोप है और 5% अरबपति भी हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि आपराधिक आरोप का सामना करने वाले 50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के हैं और आपराधिक आरोपों वाले मौजूद सांसदों में 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि के आरोप शामिल हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट SSC के क्या कहना है? तो लिली थॉमस बनाम UOI 2013 में हुई थी। तो न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सजा वाले अपराध के दोषी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम UOI 2018 में क्या कहा था? तो किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता से अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसी सरकार के लिए, मंत्रियों लोग के लिए काफ़ी कुछ नियम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केंद्र ने नागालैंड में ASPA का विस्तार किया है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम ASPA नागालैंड के कुछ जिलों में जिले और पुलिस थाना क्षेत्र में कई वर्षों से लागू है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। एक अधिसूचना में 5 अन्य जिले इसके 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA क्या है? तो एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य के अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। नेक्स्ट है, नागाओं के विरोध से निपटने के लिए यह कानून पहली बार कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1958 में लागू किया गया था। अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था और किसी क्षेत्र में अशांत घोषित करने की शक्ति राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्राप्त की गई थी। त्रिपुरा में 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। मेघालय में 27 वर्षों के लिए ASPA के अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वर्तमान में ASPA असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्से में लागू है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशित सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। तो सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ये सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बारे में भी देख लिए थे। चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान हेतु की सुविधा और मतदान केंद्र की सुविधा को लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, जो हमने पहले देख लिया था। और वर्ष तो ये 85 वर्ष से अधिक उम्र की और 40% बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए ऐप के माध्यम से घर से मतदान किया जा सकता है। तो ये भी हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। तो एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जाफर अहमद पारे की हिरासत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत कानून के शासन के तहत काम करता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उचित कानून आधार के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। जाफर अहमद को आतंकवाद समूहों से जुड़ी होने के आरोप के आधार पर लगातार हिरासत में रखा गया था। एक अन्य मामले में प्रतिबंध जमानत-ए-इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन की हिरासत को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रशासन को उन्हें अवैध हिरासत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सरकार कस्तूरी कॉटन के लिए 6 राज्य में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। तो केंद्र सरकार 6 राज्यों में उच्च श्रेणी के कस्तूरी कपास के लिए समर्पित परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। कस्तूरी कपास के लिए समर्पित प्रशिक्षण प्रयोगशाला महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर भारतीय कपास ब्रांड को बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे। फर्स्ट,
कि विश्व स्तर पे भारतीय कपास ब्रांड को बढ़ावा देना है। भारतीय कपास को वैश्विक बाजार में कस्तूरी कॉटन कपास के रूप में जाना जाता है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र ने अंग प्रत्यारोपण कराने वाले विदेशियों की बढ़ती संख्या के जांच के आदेश दिए हैं। तो पहला क्या है इसमें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम THOTA 1994 के उल्लंघन की जांच करें। उल्लंघन करने वाले अस्पतालों का पंजीकरण निलंबित करें। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO ने देश में निजी अस्पतालों के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी गई थी। केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी नागरिकों से जुड़ी अंग प्रत्यारोपण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण की जांच का निर्देशन दिया है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत नियुक्त प्रयुक्त अधिकारियों को विदेशी नागरिक से जुड़े प्रत्यारोपण की जांच करने का निर्देशन दिया है। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर एक डाकघर खोला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में, जो अंटार्कटिका हमारा एक जो जैसे एशिया महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका भी हमारा महाद्वीप है जो 7 महाद्वीप में से एक है फ्रेंड्स, और डाकघर खोला है। नाम क्या है? तो भारतीय स्टेशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है। तो इससे पहले इंडिया पोस्ट ने 1994 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन 1984 में इंडिया पोस्ट ने खोला था, और तथा 1990 में मतलब 1990 में मैत्री स्टेशन पर डाकघर स्थापित की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय डाक संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1,55,000 से अधिक डाकघरों के साथ यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से विस्तारित डाक नेटवर्क है। अंटार्कटिका में भारत के किन अनुसंधान केंद्र है? तो एक है दक्षिण गंगोत्री जो 1980 में, मैत्री हो गया 1989 में, और भारती 2012 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण हुआ है। तो पृथ्वी दिवस समारोह के लिए CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है, और यह पहल जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए CSIR की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। CSIR की स्थापना 1942 में भारत सरकार द्वारा देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट EVM से मिलान करने की याचिका को खारिज किया है। तो ये भी देख लीजिएगा, जो खान सर का और यूटिलिया का है उसमें भी ये चीज़ मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान EVM से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि EVM 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी, और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। वीवीपैट क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटिंग ट्रेलर है फ्रेंड्स। तो ये आप ना इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं फुल फॉर्म से। तो वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर है, और वीवीपैट का विचार पहली बार 2010 में सामने आया था। वर्ष 2013 में पहली बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 2019 में प्रति विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के मामले में सेगमेंट और 5 रैंडम तौर पर चुने गए पोलिंग बूथ की वीवीपैट पर्ची का मिलान EVM से किया जा रहा था। नेक्स्ट, लद्दाख में 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा की मांग।
तो लद्दाख में लोग छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची के बारे में जान लेते तो ये क्या है। तो छठी अनुसूची के बारे में संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 ए के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रदान की गई है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आता ही है, अभी ही 68 में ही आया था, तो ध्यान रखेंगे। छठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो यह राज्यपाल को इन 4 राज्यों में स्वतंत्र जिला परिषद ADC और स्वतंत्र क्षेत्र परिषद ARC बनने का अधिकार देता है। ADC की संरचना क्या है। तो ADC में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिसमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं जबकि बाकी निर्वाचित होते हैं। ARC क्या है। तो यदि किसी स्वतंत्र जिले में कई अनुसूचित जातियां हैं तो राज्यपाल उनके निवास वाले क्षेत्र को स्वतंत्र क्षेत्र में विभाजित कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री 28 जनवरी को दिल्ली स्थगित सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। तो हीरक जयंती 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का फ्रेंड्स 28 जनवरी को। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना है। तो 124A के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश CJI और अधिकतम 7 अतिरिक्त न्यायाधीश होने चाहिए जब तक कि संसद किसी कानून के माध्यम से अधिक संख्या निर्दिष्ट ना करे। तो इस संसद ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको बढ़ाने का करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृति पदों की संख्या कितनी है। तो 34 है। संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 टू 147 में उल्लेखित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त किया जाएगा। तो भारत के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है फ्रेंड्स। तो ये नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो यह ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय, और फिर जो आगे का होगा परफेक्शन IAS का तो उसका देख लेंगे। ज़्यादा टाइम का नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आपको परेशानी हुआ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स से बोले थे कि मुझे छोटा वीडियो चाहिए फ्रेंड्स मैम। तो फ्रेंड्स सबको बता दो कि अगर हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं ना, तो एक टेस्ट सीरीज में टोटल कंप्लीट करना होता है, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अदरवाइज मैं ये सबको छोटा रखूँगी, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।